नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर है दोस्तों। हरियाणा लाइनमैन और SAWPO इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ग्रेड के लिए जो अब की बार 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रहने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग एग्जाम तक आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अच्छे तरीके से कवर करवाई जाएगी दोस्तों। एकदम भी निःशुल्क तरीके से, कोई भी इसका चार्ज नहीं लग रहा आपका, यानी यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। इसके बाद में इन वीडियो को देखने के बाद में आपको मतलब कोई एक्स्ट्रा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से भी पढ़िए आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अपनी मजबूत रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपकी बार है वो स्कोप रहने वाला है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो वीडियो को पूरी देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, और जो भी अपना कमेंट और सुझाव करना। आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इन चीज़ों का इससे इन चीज़ों से मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार कहना ना पड़े हर वीडियो में, ताकि अगले एक वीडियो आपको जल्द से जल्द वो मिल जाए। तो परिपथ में प्रतिरोधक, यानी आपको बता दूं कि पीछे के क्वेश्चन हमने वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। यानी आज का हमारा अगला 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। पीछे की प्ले लिस्ट बनी है, उन वीडियो को भी आप देखना। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज ड्रॉप की गणना कीजिए। यानी डायग्राम को ध्यान से देखने पर इसमें पहला प्रतिरोधक है वो 36 ओम का, 40 ओम का, और ये 3 नंबर अब 60 ओम का और 50 ओम का। यानी ये पूरा डायग्राम हमको सोल्व करना है किस तरीके से। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसके बाद में पूरा डायग्राम सोल्व होगा। तो कई बार परीक्षा में दो डायग्राम ये इस प्रकार दो समांतर में दो प्रतिरोधक देख रहा हो, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, किसको कैसे हल करेंगे, या इनका मान पूछ लिया जाता है। तो यानी इसके इस एक क्वेश्चन से आपको कई लॉजिक कवर होंगे दोस्तों। तो समांतर में अगर हमें प्रतिरोधक दो प्रतिरोधक दिए हैं, उनका मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है R1 इंटू R2, यानी एक बार इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद में दोनों का जोड़ किया जाता है दोस्तों। यानी एक फॉर्मूला लगाया जाता है। इसके हिसाब से अगर 40 ओम और 60 ओम का हम मान निकालें, तो यानी 40 इंटू 60 बटा में और एक बार दोनों का जोड़ यानी 100। तो उसका 6 चौका 2400, यानी 2400 बटा में 100 को हल करेंगे तो इसका प्रतिरोध मान आने वाला है टोटल सर्किट का 24 ओम का एक प्रतिरोध लगा देते हैं, मतलब 36 ओम, 24 ओम, 50 ओम का तीनों प्रतिरोधक श्रेणी में है। अब इसको हल करेंगे, यानी दोनों को समांतर में सोल्व करने पर इसका टोटल RT है दोनों का 24 ओम आता है दोस्तों। इसके बाद में हम जैसे ये 36 ओम और 24 ओम और 50 ओम तीनों प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और इसकी 220 वोल्ट सप्लाई से दी हुई है। 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर इसकी पहले धारा ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो लंबी हो जाएगी, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो जोड़ लेना। यानी इसे तीनों प्रतिरोधक में से आई ज्ञात करने के लिए V बटा में R, यानी वोल्टेज आपको दी है और टोटल प्रतिरोध जोड़ को तीनों को जोड़कर 36, 24, 50 को जोड़कर यहाँ पर आई याद करेंगे तो V बटा में R, यानी वोल्टेज और यहाँ पर R टोटल है वो तीनों का जोड़कर यहाँ पे इसमें भाग दे देंगे। तो वोल्टेज 220, प्रतिरोध तीनों को जोड़ने पर इसकी धारा आती है दोस्तों 2 एम्पियर। पूरे परिपथ की धारा आती है 2 एम्पियर, यानी इसमें से 2 एम्पियर की, 24 में से 2 एम्पियर की, 50 में भी 2 एम्पियर की धारा जाती है। अगर आई यहाँ पर हमें याद करनी है V वोल्टेज स्रोत, V बराबर I इंटू R, यानी 50 ओम का जो प्रतिरोधक दिया गया है, 50 ओम वाले प्रतिरोधक में भी कितनी जा रही है धारा 2 एम्पियर, और इसकी प्रतिरोध मान है 50 ओम, 50 इंटू 2 यानी 100। V बराबर I इंटू R, I R और V हमारे पास 100 आ गई। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपना D नंबर ऑप्शन, 100 वोल्टेज इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अपना अगला एक 42 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ा दी जाए। यानी LDR के बारे में हमसे पूछा है। तो अगर बात करें तो LDR का जो प्रतिरोध मान है वो लाइट के और इस लाइट और प्रतिरोध का संबंध समानुपात का होता है या विलोमानुपात का। यानी लाइट यानी प्रकाश का और रेजिस्टेंस दोनों का संबंध है वो एक दूसरे का विलोमानुपात का संबंध होता है दोस्तों। लाइट बढ़ेगी तो प्रतिरोध है वो कम होगा। यानी यहाँ पर पूछा गया है यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा यानी डिक्रीज होगा दोस्तों वीडियो को अगर आप पूरी देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट जो भी आपका हो तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। और अपना 43 नंबर क्वेश्चन है कि DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र है वो क्या है। DC परिपथ में P हमें याद करना है। P बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू समय, धारा इंटू वोल्टेज, धारा इंटू प्रतिरोध या वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। तो P बराबर होता है दोस्तों V इंटू आई। तो इसके हिसाब से वोल्टेज इंटू धारा किस ऑप्शन में, अपने B नंबर ऑप्शन में वोल्टेज इंटू धारा, यानी अपना B जो है राइट आंसर इसका रहने वाला है।
पी और वी और आर ज्ञात करने का एक पियर व्हील बनता है पूरा जो इसमें कुछ तीन तीन एक हर एक के तीन सूत्र बनते हैं। वो सारे सूत्र आपको करवाएंगे किसी क्लास में बहुत जल्दी ही, और एग्ज़ाम तक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको अच्छे तरीके से कवर कराएंगे दोस्तों। हर एक वीडियो का मतलब हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। तो क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं दोस्तों एक्सप्लेन करने पर। और अगला अपना क्वेश्चन है कि एक हाँ सॉरी 44 नंबर, यानी 200 वाट लैंप और 250 वोल्ट रेटेड लैंप का गर्म प्रतिरोध की गणना करें। गर्म हो या ठंडा ये तो एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, लेकिन आर में ज्ञात करना है। आर यही है एक पियर व्हील वाला सूत्र, यानी आर ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है दोस्तों। वोल्टेज हमें दी गई है और पी हमें दी गई है, तो आर बराबर वी स्क्वायर बटा में पी। सूत्र से हम इस फॉर्मूले के माध्यम से अपना प्रतिरोध मान ज्ञात करते हैं। वोल्टेज कितनी है 250 इंटू 250 बटा में पी हमें दिए गए हैं, पी वाटेज यानी पावर 200। तो इसको सोल्व करने पर 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाती है। 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 625 बट्टा में आता है इसका 2, यानी ये वाला 2। तो 625 बट्टा 2 को जब हम एक सोल्व करते हैं तो 312.5 ओम इसका प्रतिरोध आने वाला है। 200 वाट वाले लैंप का प्रतिरोध है 250 वोल्ट सप्लाई पर प्रतिरोध होता है 312.5। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी नंबर ऑप्शन। और अपना 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान हमसे पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजिक कवर होते हैं यहाँ से अलग अलग खुले सर्किट का और बंद सर्किट का, श्रेणी का, समांतर का, मिश्रित का, हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कभी धारा का पूछ लिया जाता है, कभी प्रतिरोध का पूछ लिया जाता है, यानी प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के विलोम अनुपात में होते हैं, और कभी वोल्टेज का पूछ लिया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन पर हम सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे दोस्तों। यानी एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान की बात करें तो कितना होगा, जैसे कोई सर्किट है इस प्रकार, यानी प्रतिरोधक लगा हुआ है, कोई लैंप लगा हुआ है, कोई उपकरण लगा हुआ है, और यहाँ से परिपथ का मतलब ओपन हो गया वो सर्किट, और यहाँ पर इसको सप्लाई दिए जितने भी वोल्ट से, तो यहाँ पर इस अवस्था में इसका खुला सर्किट हो गया, यानी यहाँ से ओपन है सर्किट, तो प्रतिरोध मान क्या होगा, खुले परिपथ का प्रतिरोध होता है दोस्तों अनंत। और अनंत का इस प्रकार अनंत को इंगित करते हैं, आपको पता होगा इनफाइनाइट, यानी अनंत प्रतिरोध होगा। और धारा पूछें, धारा तो इसका धारा रहने वाले दोस्तों जीरो, यानी खुले परिपथ में कोई माध्यम ही नहीं है धारा प्रवाहित होने का, धारा प्रवाहित होगी कहाँ से, तो जीरो इसकी धारा होगी। अगर हमसे पूछ लिया जाता है समांतर में, कई बार पूछ लिया जाता है समांतर में, आपको पता है समांतर में वोल्टेज है वो समान रहती है और धारा का मान अलग अलग रहता है, धारा अलग अलग रहती है दोस्तों। वोल्टेज समांतर में समान रहती है, श्रेणी में और ओपन सर्किट में। और बंद परिपथ में बात करते हैं कई बार, बंद परिपथ यानी यहाँ से अगर इसको बंद कर दिया जाता है, पूरे परिपथ को पूरा कर दिया जाता है, तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध इस समय जीरो, इस ऐसा नहीं है कि इसका विलोम जीरो हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध कितना होगा उस उपकरण पर निर्भर करता है, यानी कितनी वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, कितना इसका प्रतिरोध मान है, जो ऊपर के क्वेश्चन से हमने आर ज्ञात किया था उसी हिसाब से इसके पूरे ज्ञात किया जाता है। और धारा कितनी होती है, धारा उस समय प्रतिरोध मान पर ही निर्भर करता है, कितनी वोल्टेज, उसके बाद में सारी कंडीशन है वो बदल जाती है क्वेश्चन की। और अपना 46 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध लगी हैं 50 ओम का, 220 ओम का, 450 ओम का और 560 ओम का। तो दिए गए प्रतिरोधकों में से किस प्रतिरोधक में से सबसे कम धारा बहाव होगा। यहाँ पर इसकी बात करें तो दोस्तों एक आर बराबर वी बटा में आई फॉर्मूला, यानी सिंपल सा फॉर्मूला के माध्यम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के जो लॉजिक होते हैं, थ्योरी की एक लैंग्वेज होती है, सूत्र फॉर्मूले में इसको रखने पर सारे डाउट दूर हो जाते हैं दोस्तों। यानी आर प्रतिरोध, वी वोल्टेज, आई धारा, यानी प्रतिरोध है वो धारा की क्या है दोस्तों विलोम अनुपात में है। और हमसे क्या पूछा गया है, धारा और एक प्रतिरोध, इन दोनों में संबंध क्या है, प्रतिरोध मान ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी। विलोम अनुपात को आपका यही संबंध है, विलोम अनुपात का क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम। तो 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कौन सा है दोस्तों, 560 ओम। तो इसमें से धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। तो यही पूछा है हमसे, सबसे कम धारा अपना डी नंबर ऑप्शन जो 560 ओम वाला है रहने वाला है। यानी 560 ओम में से धारा सबसे कम होगी। और अधिक धारा का कई बार पूछ लिया जाता, अगर इसी क्वेश्चन में अधिक धारा पूछ लिया जाता कि निम्न प्रतिरोधकों में से अधिक धारा इनमें से किस में प्रवाहित होती है, तो उस समय हमारा ऑप्शन हो जाता 50 ओम, यानी प्रतिरोध कम तो धारा अधिक, यानी प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम। ये अपना इसी क्वेश्चन का लॉजिक है। और इस पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। ज़्यादा मतलब एक डर बना रहता है कि थ्योरी बहुत डीप आती है, लेकिन लॉजिक क्लियर होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगने लगेगा।
बस आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अच्छा सहयोग और सपोर्ट रहा तो एग्जाम तक इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी को निचोड़ कर रख देंगे, पूरा चीर फाड़ इसका कर देंगे हम। तो 47 नंबर है कि ताम्र चालक का एक विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कभी यहाँ पर एल्यूमिनियम का पूछ लिया जाता है, कभी सिल्वर यानी चांदी का पूछ लिया जाता है, कभी कॉपर यानी तांबे का पूछ लिया जाता है, कभी लोहे का पूछ लिया जाता है। सारी बातें हम हर एक रोज का एक एक दो दो क्वेश्चन इनका कवर करेंगे, तो सारे क्वेश्चन अपने एक साथ है तो करेंगे तो क्या है, मामला गोल हो जाता है, थोड़ा उलझ जाते हैं आपस में। तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध मान आज ज्ञात करेंगे, अगली वीडियो में कभी एल्यूमिनियम का कर लेंगे, कभी कॉपर का कर लेंगे, सारी बातें। तो इसका राइट आंसर है ये सभी, इसमें 1.72 तो सभी में सेम है, यहाँ पर माइक्रो तीनों में है, इसमें ओम है। तो यहाँ पर एक छोटी सी जो गलती हमको दिखाई दे रही है उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। 1.72 माइक्रो ओम मीटर नहीं आएगा, यानी ये जो इसमें दिया गया है ये आएगा 1.72 माइक्रो यहाँ पर इस पर लिख देता हूँ माइक्रो ओम सेमी, यानी 1.72 माइक्रो ओम सेमी। यहाँ पर इंटू का निशान लगा हुआ है सॉरी। तो 1.72 माइक्रो ओम सेमी इसका इकाई जो लास्ट में लगती है, यूनिट जो लगती है वो इसकी यहाँ पर ओम प्रति मीटर में है, यानी भाग दे दिया यहाँ पर, लेकिन भाग नहीं होगा दोस्तों, गुणा होगा, ओम सेमी होगा। 1.72 माइक्रो ओम सेमी होगा दोस्तों। और माइक्रो का मान आपको पता है कितना, तो दोस्तों 10⁻⁶ माइक्रो होता है। बिल्ली 10⁻³ होती है। सारे मान हैं, मतलब 6-7 मान प्लस में है, 6-7 मान माइनस में, कुछ एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, सारे लॉजिक कवर होंगे दोस्तों। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमण अनुपाती क्या होता है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है, यानी आर के बारे में हमसे पूछा है। आर बराबर रो एल बट्टा में ए विशिष्ट प्रतिरोध थ्योरी की क्लास में करवाया गया दोस्तों, वीडियो देखना आप जाकर। चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमण अनुपाती किसके होता है, लंबाई के, प्रतिरोधकता के, तापमान के, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो इसकी बात करें तो प्रतिरोध समानुपात में होता है विशिष्ट प्रतिरोध के, और एक होता है लंबाई के, और एक विलोमानुपात होता है एरिया के। एरिया किसको बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपात में होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, यानी चालक का, कोई चालक है उसका प्रतिरोध है वो किसके समानुपात में होता है। समानुपात तो होता है दोस्तों लंबाई के, प्रतिरोधकता के, टेम्परेचर यानी पीटीसी और एनटीसी के आधार पर भी प्रतिरोधक होते हैं। पीटीसी वाला है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अगर उसके क्या है विलोमानुपात में बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर है वो डी रहेगा दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला मॉडल पेपर है वो शुरू होता है दोस्तों निम्न इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का, यानी 1 नंबर क्वेश्चन से इसमें शुरू करेंगे। तो परिपथ की कुल संधारिता की गणना कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट की हमें पूछा गया दोस्तों, यानी 30 माइक्रोफेरड और 10 माइक्रो, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको बता दूं दोस्तों, यानी 30 माइक्रोफेरड, 10 माइक्रोफेरड, 30 माइक्रोफेरड के कैपेसिटर लगे हुए हैं, और तीनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में हैं दोस्तों। और एक और बात बताता हूँ, यानी श्रेणी में कैपेसिटेंस यानी सी, और समांतर में प्रतिरोधक आर, यानी इनकी कंडीशन वो आपस में सेम होती है दोस्तों। यानी श्रेणी में जिस प्रकार प्रतिरोधक आपस में जुड़ते हैं तो कैपेसिटर है वो श्रेणी में घटते हैं, और समांतर में अगर प्रतिरोधक क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे ये समांतर में प्रतिरोध सबसे कम होता है तो उसी प्रकार समांतर में कैपेसिटर वो आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों। यानी अगर आप धीरे धीरे अगर आप नहीं समझे मेरी बात को तो इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। पहले हम अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। यानी इसका श्रेणी में तो है, लेकिन श्रेणी में अगर प्रतिरोधक होते हैं तो जुड़ जाते हैं। 30 ओम, 10 ओम और 30 ओम ओम या माइक्रोफेड जो भी कह लो, यानी श्रेणी में अगर प्रतिरोध की बात होती है तो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर समान कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटेंस है तो इसका विलोम होगा। तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है इसमें 1/CT, यानी समांतर में टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए इसका 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3, यानी इस फॉर्मूले के माध्यम से, एलसीएम के माध्यम से इसका मान ज्ञात करेंगे। कई बार तो क्वेश्चन है वो यहाँ तक ही पूछ लिया जाता है कि समांतर में किसी कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। समांतर में लगता है दोस्तों C1 प्लस में C2 प्लस में C3, यानी समांतर में कैपेसिटेंस जुड़ता है, समांतर में प्रतिरोधक है वो घटता है। श्रेणी में प्रतिरोधक क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और श्रेणी में समांतर में प्रतिरोधक है वो घटते हैं। लॉजिक और क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपका। यानी अब इस हिसाब से हम जैसे ये 30 माइक्रोफेरड 10 माइक्रोफेरड का 1/30 प्लस में 1/30
10 प्लस में 1/30 यानी एलसीएम के माध्यम से अगर इसको पूरा कैलकुलेशन आप करना दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आप देखिएगा, यानी इसको हल करने पर ये टोटल सिटी आता है इसका, यानी 30/, इसका एलसीएम लेने पर 1, तो और 10 और 30 से कम 30, यानी इसका टोटल आएगा 5/30, 5/30। उसको हल करने पर कितना आता है दोस्तों, 30/5 और 5×6 = 30, यानी इसका राइट आंसर आता है अपना 6 माइक्रोफेरेड, जो अपन किस ऑप्शन में है, 6 माइक्रोफेरेड अपना बी नंबर ऑप्शन में। यानी इस टोटल परिपथ की कैपेसिटेंस है कितने आएगा दोस्तों, 6 माइक्रोफेरेड आने वाला है दोस्तों। और धीरे धीरे सारे कवर आपको लॉजिक का वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। सारी जब रिपीट होगी बातें पूरी वीडियो में तो आपको याद भी रहने लग जाएगी। तो संधारिता की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की हमसे पूछा है दोस्तों। महो और हेनरी, फेराड और कूलॉम हमसे पूछा है। तो कैपेसिटेंस की इकाई हमसे पूछा है, पहले इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। कैपेसिटेंस की इकाई होती है फेराड, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हर एक ऑप्शन पर। तो महो किसकी रहने वाला है, महो, तो महो होता है दोस्तों कंडक्टेंस यानी चालकता, चालकता या इसको बोल सकते हैं कंडक्टेंस यानी कंडक्टेंस। इतना लिख देता हूँ मैं, महो चालकता कंडक्टेंस। और हेनरी किसका होता है दोस्तों, इंडक्टेंस यानी प्रेरण का। प्रेरण का क्या होता है, हेनरी यानी प्रेरण की इकाई होती है हेनरी, चालकता की होती है महो। कूलॉम किसकी होती है दोस्तों, कूलॉम होती है आवेश की, आवेश आवेश की होती है कूलॉम। और कैपेसिटेंस यानी किसकी होगी, फेराड की। और इसमें एक होता है दोस्तों फेराडे, के बारे परीक्षा में आया हुआ है फेराडे। एक होता है ये जो फेराड है और यहाँ पर है ये फेराडे। तो फेराडे किसका होता है, ये भी आवेश का मात्रक होता है दोस्तों, क्यों, आवेश का मात्रक होता है फेराडे। और एक फेराडे की अगर बात करते हैं, यानी एक लॉजिक क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, इसका राइट आंसर तो रहने वाला है फेराड यानी फेराड। और एक फेराडे कई बार पूछ लिया जाता है, फेराडे इसका मान एकदम ऑथेंटिक आंकड़ा है दोस्तों, 96,500, 500 दोस्तों, 96,500 कूलॉम। कूलॉम एक फेराडे बराबर होता है। फेराडे किसका होता है, कूलॉम का होता है, क्यू का। और फेराड किसका होता है, मात्रा का ही फर्क है दोस्तों। संधारिता कैपेसिटेंस की इकाई होती है फेराड, फेराडे होता है कूलॉम का। महो होता है किसका, चालकता कंडक्टेंस का। हेनरी, हेनरी होता है प्रेरण का, इंडक्टेंस का, इंडक्टर का। और कूलॉम होता है इसका आवेश का। इस प्रकार हमने सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किए दोस्तों। एक कैपेसिटर का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलॉम आवेश की आवश्यकता हो। यानी अपना एक क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्मूले से, कूलॉम वाले से। क्यू बराबर होता है दोस्तों C/V, यानी कूलॉम कैपेसिटेंस और वोल्टेज का गुणा करते हैं तो किसकी इकाई बनती है, कूलॉम की। क्यू बराबर C/V। वही बात हमसे पूछी है, धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट यानी V का मान दिया गया है 35 और 0.5 यानी कूलॉम क्यू का मान दिया गया है। तो हमसे पूछा है धारिता C का मान हमसे पूछा है दोस्तों। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम C को बाहर निकालेंगे, C को बाहर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, C बराबर Q/V। यानी ये फॉर्मूला अपना C ज्ञात करने के लिए Q/V। Q का मान दिया गया हमसे 0.5 कूलॉम, 0.5/35 वोल्ट, 0.5/35 वोल्ट। इसको जब हम हल करते हैं, इसको जब हल करते हैं तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों 0.014 फेराड। यानी 0.5/35 को जब हल करते हैं C बराबर Q/V के फॉर्मूले से, तो इसका राइट आंसर आता है 0.014 यानी 0.014 फेराड। लास्ट में इससे मात्रक का ध्यान रखना दोस्तों, मात्रक में हेर फेर कर दिया जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 0.5/35 को हल करने पर C बराबर Q/V फॉर्मूले से इसका राइट आंसर आता है 0.014 फेराड। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यानी हाउ टू वैल्यू कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड, कैपेसिटेंस को कैसे घटा सकते हैं हम। तो प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, या प्लेटों का क्षेत्र प्रतिरोध को बढ़ाकर, या प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर, या डाइलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी परावैद्युत नियतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका उपयोग करके। तो एक फॉर्मूला था दोस्तों C A/K/T, और एक यहाँ पर डी भी कई बार आता है, थिकनेस और
ये मोटाई हो गई, ये दूरी हो गई चालक प्लेटों के बीच की दूरी के। तो यहाँ पर सी समानुपाती एरिया निकटाक क्षेत्रफल हो गया प्लेटों का, और के यहाँ पर नियंतांक है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करते तो प्लेटों का क्षेत्रफल को बढ़ा के क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। ये तो इसका नहीं रहने वाला, यानी प्लेट का क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। प्लेटों का प्रतिरोध बढ़ाकर ये आप एक बार इसको अगले के ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, यानी दूरी बढ़ाएंगे, ये विलोमानुपात में है, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस घटेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर वो सी रहने वाला है। पराविद्युत नियंतांक का उपयोग करके, यानी जो कांस्टेंट है पराविद्युत नियंतांक है, इसका उपयोग करके या इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या है, समानुपात में है। तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो ये नहीं रहने वाला। और प्रतिरोध को बढ़ाकर प्लेटों का प्रतिरोध नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लेटों की मोटाई आएगी जो इस क्वेश्चन में दी गई है। लेकिन हमारा एग्जैक्ट जो राइट आंसर रहने वाला है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का अपना राइट आंसर रहने वाला है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। और अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर है होगा वो। वीडियो को साथ साथ में लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट जरूर करना जो भी आपका सुझाव हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। यानी डाइलेक्ट्रिक पराविद्युत पराचुंबकीय पदार्थ हमसे पूछा है। एक होता है फेरो, एक होता है पेरा, एक होता है डाया। फेरो यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ, पेरा यानी इसका अणुचुंबकीय पदार्थ, अणु या कई बार अणु लिख दिया जाता है अणुचुंबकीय, और डाया होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये एक लोहा चुंबकीय पदार्थों के कुछ वर्गीकरण किया गया है पदार्थों का फेरो पेरा डाया में, उसमें हम बात करते हैं आगे। पूरा एक अच्छा टॉपिक है इस चीज़ का। तो पराविद्युत की बात करते हैं, पराविद्युत मेरे को नाम आ रहा है, पराचुंबकीय पदार्थ है ये। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, वायु है, इस्पात है, जल है या प्लेटिनम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होएगा जल में। यहाँ पर डाया का यहाँ परा की जगह आएगा प्रति, परा गलत दिया हुआ है किताब में। तो व्हाट इज द डायामैग्नेटिक, यानी इंग्लिश का सही मानेंगे तो डाया यानी प्रति, डाया का क्या बोलते हैं, प्रति। तो प्रति की बात करते हो, इसमें आता है जल आता है, एंटीमनी, लकड़ी, बिस्मिथ सारे इसमें आते हैं। और इसका राइट आंसर रहेगा सी। और पेरा यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ, तो पेरा की हम अगली वीडियो में बात करेंगे, सारा अपना डाउट है उसमें दूर करेंगे। कौन सा कार्य विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, लेंथ ऑफ कॉइल, धारा की लंबाई, कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, शक्ति और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करते हैं, यानी एक चुंबक का टॉपिक है, इसमें कोई कॉइल है, सोलेनोइड है, उसकी ध्रुवता को कैसे हम बदल सकते हैं, इस पर हमने बात की है। यानी कुंडली की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो विद्युत के चुंबकीय गुण है वो बढ़ेंगे। और धारा की दिशा बदलेंगे, यानी धारा की दिशा, यानी पहले धारा जा रही थी प्लस से माइनस, और अब यहाँ पर धारा कर दी प्लस से माइनस। धारा की दिशा बदल जाने से एक कॉइल या सोलेनोइड की चुंबकीय गुण है वो प्रभावित हो जाते हैं। यानी इस पहले चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार बन रहा था, तो बाद में इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो उल्टा बनेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा धारा की दिशा बदलकर हमें किसी भी विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित कर सकते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति यानी स्ट्रेंथ, हमें धारा को अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रेंथ कम ज़्यादा जरूर होगी, लेकिन धारा की दिशा बदलकर ध्रुवता को प्रभावित करेंगे। यानी यहाँ पर हमसे ध्रुवता पूछी गई है, पोलरिटी उसकी पूछी गई है। चुंबकत्व वाहक बल की इकाई क्या है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई है एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पीयर मीटर या एम्पीयर टन या एम्पीयर प्रति टन से हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इसकी अगर बात करते हैं तो चुंबकत्व वाहक बल की इकाई, क्वेश्चन थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, 7 नंबर अपना क्वेश्चन है कि एम्पीयर प्रति मीटर इसकी इकाई है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई की बात करें तो एम्पीयर टर्न की राइट आंसर रहने वाला है, यानी एम्पीयर टर्न 80। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, एम्पीयर टर्न होती है दोस्तों। और अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि प्रेरकत्व 3 प्रेरकत्व हैं, L1 L2 और L3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, और तो कुल प्रेरकत्व इसका क्या रहने वाला है। अगर बात करें प्रेरकत्व L या बात करें रेजिस्टेंस R, तो ये श्रेणी क्रम में इनकी समानता होती है, तो श्रेणी में तीनों क्या है, जुड़ते हैं, समांतर में घटते हैं। तो इंडक्टेंस है L1 L2 L3, इन तीनों को जोड़ने पर कौन सा एक अपना फॉर्मूला काम में लेंगे, या क्या इसका राइट आंसर आने वाला है, किस फॉर्मूले के हिसाब से आने वाला है, ये हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी LT बराबर टोटल जो इंडक्टेंस होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 जोड़कर वो ज्ञात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अगर कैपेसिटेंस या प्रतिरोधक की समांतर में बात करते हैं प्रतिरोधक की, तो इसका राइट आंसर सी होता, लेकिन अब हमारा अपना राइट आंसर है वो बी रहने वाला दोस्तों।
परमियंस की इकाई क्या है? परमियंस की इकाई क्या है? एम्पीयर टर्न्स, वेबर प्रति एम्पीयर टर्न्स, या वेबर टर्न प्रति एम्पीयर टर्न प्रति वेबर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। परमियंस क्या होता है दोस्तों? बात करें परमियंस की तो एक होता है जैसे विद्युतीय परिपथ और एक होता है चुंबकीय परिपथ। तो परमियंस है वो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को प्रवाहित करवाने का एक गुण होता है, यानी फ्लक्स को प्रवाहित कराने में सहायता प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं? परमियंस। और एक होता है परमियंस किसका विलोम होता है? रिलेक्टेंस, यानी रिलेक्टेंस जो एक प्रतिरोध का गुण होता है चुंबकीय परिपथ में। आगे हम इस पर बात करेंगे। तो परमियंस की इकाई क्या होती है ये हमसे पूछिए तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वेबर प्रति एम्पीयर टर्न्स, वेबर प्रति एम्पीयर टर्न्स। और रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। यानी परमियंस किसका विलोम है? रिलेक्टेंस का। तो सूत्र भी क्या होगा? विलोम होगा। यानी रिलेक्टेंस होता है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। तो परमियंस क्या सूत्र बदल जाएगा, यानी वेबर प्रति एम्पीयर टर्न हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पीयर टर्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर अपना ऑप्शन होगा दोस्तों। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि परिनालिका दी गई है, यानी सोलोनॉइड कॉइल दी गई है और कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? कॉर्कस्क्रू नियम। यानी इस प्रकार एक कॉइल होती है उसकी हमसे पूछा है दिशा ज्ञात करने के लिए। तो कॉर्कस्क्रू नियम, या दाहिने हाथ की तेली का नियम, या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर की पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। बी रहने वाला है अपना राइट आंसर। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, इसको क्या बोलते हैं? हेलिक्स का। हेलिक्स का नियम सीधा बोल दिया जाता है। हेलिक्स का दाएं हाथ की हथेली का नियम बोल दिया जाता है। कई बार सीधा दाएं हाथ के हथेली का नियम बोल दिया जाता है। तो कोई सोलोनाइड है उसमें से अगर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर दाएं हाथ से उसको इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियों का मुड़ाव है वो, यानी उंगलियों इस प्रकार मुड़ेगी, उंगलियों का घुमाव या मुड़ाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। और अंगूठा है वो क्या करेगा? उत्तरी दिशा को इंगित करेगा। एन को कौन इंगित करेगा? अंगूठा। यानी हाथ का जो डायग्राम यहाँ पर स्क्रीन पर हम सही नहीं बना सकते, इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को हमें पढ़े हैं नियम को, कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है? किसी सोलोनाइड या कॉइल में से धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा प्रवाहित सोलोनाइड या कॉइल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उत्तरी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ के हथेली का नियम या हेलिक्स के नियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कॉर्कस्क्रू नियम क्या होता है? किसी चालक छड़ के में से धारा प्रवाहित हो रही है उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कॉर्कस्क्रू नियम के प्रयोग करते हैं। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम की बात करें तो बाएं हाथ का नियम किस में लगता है दोस्तों? मोटर में, डीसी मोटरों में। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ की बात करें तो ये लगता है जनरेटर में या अल्टरनेटर में, जनित्र इसको बोल सकते हैं, जनरेटर जनित्र, उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है दोस्तों। इस प्रकार सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है कि श्रेणी परिपथ की कुल कैपेसिटेंस यानी धारिता हमें ज्ञात करनी है। कुल कैपेसिटेंस, इसका मान दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, 10 या 200 जितना हो सकता है, इसमें पूरा मान हमें नहीं बताया गया दोस्तों। तो क्वेश्चन में अगर इसका राइट आंसर है दिया गया है 40 माइक्रोफेरड। 40 माइक्रोफेरड कब आता है दोस्तों? 10, और ये भी 10 का, और ये यहाँ पर शायद 200 का है। यानी इसके हिसाब से जो पहला 1 नंबर क्वेश्चन हमने इस मॉड्यूल पेपर का 1 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसी तरीके से होने वाला है। आप इसको सॉल्व करके देखना राइट आंसर इसका 40 माइक्रोफेरड आता है कि नहीं। अपना 12 नंबर क्वेश्चन है कि सीरीज में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटरों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों? सीरीज में विभिन्न कैपेसिटर हमको जोड़ने हैं तो कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ये कोई ज़रूरी शर्त नहीं है दोस्तों। और क्या प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। और कुल कैपेसिटर का मान है वो कैपेसिटर के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि कैसे भी कैपेसिटर हो सकते हैं। और प्रत्येक कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज अब समान एकदम यानी समान होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर अपना ऑप्शन रहने वाला है। यानी प्रत्येक कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। यानी कोई मान लीजिए 10 वोल्ट का कोई कैपेसिटर है तो उसकी वोल्टेज ड्रॉपिंग है वो 10 वोल्ट या इससे कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 10 वोल्ट पर भी वो ख़राब हो जाएगा। अगर उसकी वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी उसको 10 वोल्ट के लिए बनाया गया है और हम उसको 240 वोल्ट पर काम में ले रहे हैं, तो वो वहाँ पर अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगा। यानी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप है वो उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, यही बात यहाँ पर बताई गई दोस्तों। तो बी नंबर अपना आंसर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? पैरा,
मैग्नेटिक पदार्थ हमसे पूछा गया है। वही ऊपर हमने बात की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पेरा, फेरा, डाया, इनमें से क्वेश्चन अब बनता है। चुंबक का जब टॉपिक थ्योरी में करवाएंगे तो सारी बातें आपको कवर वहाँ पर मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखना। थ्योरी की यानी बोर्ड पर जो क्लास करवाएगी उसमें पूरा एक्सप्लेन है वो टॉपिक का किया गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाते हैं इसमें पूरा एक्सप्लेन कई बार है वो कम हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोनों वीडियो आप देखना, कुछ बातें आप यहाँ सीखोगे, कुछ बातें आप वहाँ सीखोगे। तो कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? क्लीट वायरिंग, ये तो वायरिंग का प्रकार है। ये तो ऑप्शन नंबर देखने से ही पता लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर धातु की बात करें, तांबा, बिस्मिथ और ग्रेफाइट है, यानी इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों तांबा, यानी तांबा। एक होता है लोहा चुंबकीय पदार्थ, फेरो मैग्नेटिक पदार्थ, यानी चुंबक बनाने के लिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वो क्या है, पूर्णतः चुंबक बन जाते हैं, तो वो तो लोहा की श्रेणी में आते हैं। और एक आते हैं पेरा, यानी इनको चुंबकीय स्ट्रेंथ, सामर्थ्य होती है वो बहुत अधिक होती है दोस्तों लोहे वालों की, यानी एक मान है उससे अधिक होती है। और जो पेरा में आते हैं अणुचुंबकीय, यानी ये खुद चुंबक तो नहीं बनते, ये खुद चुंबक नहीं बनते। तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गई, तो जस्ता हो गया, बहुत सारे इसमें पदार्थ आते हैं। सारी बातें हम बोर्ड वाली क्लास में क्लियर करेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये चुंबक तो नहीं बनते लेकिन चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबक बनाने का मार्ग प्रदान करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को एक मार्ग प्रदान कर देते हैं। और एक होता है डाया, डाया यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और ये पेरा अनुचुंबकीय पदार्थ हमने पढ़ दिया। एक होता है डाया, यानी ना तो वो चुंबक बनते हैं और ना ही अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को प्रभावित होने देते, तो वो इसमें आते हैं। लकड़ी हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, पारा हो गया, वो चीज़ें इसमें आती हैं दोस्तों डाया में। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है तांबा। और अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, BH वक्र दिया गया हमको, इसमें एक्स द्वारा अंकित भाग हमसे पूछा गया कौन सा है। एक्स भाग आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक्स भाग ये हमसे पूछा गया है। एक्स ये जो यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़ है ये, क्या ये कुरेशिविटी है, संतृप्त बिंदु है, या चुंबकीय बल है, या अवशेष या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों कुरेशिविटी। क्या होती है कुरेशिविटी, सारी बातें हमें इस BH वक्र को अच्छी तरह समझना। आपको परीक्षा में इससे क्वेश्चन है वो बार बार नहीं जाता दोस्तों, BH वक्र से एक न एक क्वेश्चन जरूर पता जाता है। कुरेशिविटी क्या होती है, संतृप्त बिंदु क्या होता है, सारी बातें हम थ्योरी की क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। और अपना अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी एक होता है विद्युतीय परिपथ, एक होता है चुंबकीय परिपथ। सर्किट की बात करते हैं तो इसकी समानता, यानी समानता क्या है दोनों परिपथों में, विद्युत वाले में और चुंबकीय वाले में, दोनों समानता क्या है, इनकी बात करते हैं दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं तो रिलेक्टिविटी, परमियंस, रिलेक्टेंस, परमिटिव, चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में चालकता की बात करते हैं तो एक पहले बात करते हैं, एक होता है EMF। EMF होता है विद्युतीय परिपथों में। EMF के समान चुंबकीय परिपथों में क्या होता है दोस्तों, MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसके बाद में होता है जैसे I धारा। विद्युतीय परिपथ में जिस प्रकार धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय परिपथ में किसका होता है, फ्लक्स का, यानी फाई, फ्लक्स का प्रवाह होता है चुंबकीय परिपथ में। और एक होता है जैसे प्रतिरोध R। विद्युतीय परिपथों में R होता है तो चुंबकीय परिपथों में R के समान। R का काम क्या है, प्रतिरोध, यानी तो चुंबकीय परिपथों में प्रतिरोध कौन सा होता है, Rm यानी रिलेक्टेंस। पूरा नाम अगर यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा नहीं, रिलेक्टेंस यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के समान में चुंबकीय परिपथ में होता है रिलेक्टेंस। और यहाँ पर पूछा गया है चालकता G। तो G के समान में क्या होता है, G कंडक्टेंस। जिस प्रकार विद्युतीय परिपथ में चालकता होती है तो चुंबकीय परिपथ में क्या होता है दोस्तों, परमियंस, यानी परमियंस होता है इसका राइट आंसर। तो जो अपना B नंबर ऑप्शन है परमियंस, इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी चालकता के समान चुंबकीय सर्किट में परमियंस होता है। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, या एम्पीयर टर्न्स प्रति वेबर, या एम्पीयर टर्न्स से मीटर स्क्वायर। तो अपना 16 नंबर है जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन है पूरा नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा रिलेक्टेंस की इकाई हमसे पूछी है। पहले भी एक क्वेश्चन में हमने इसका जिक्र किया था, तो वहाँ पर इसका राइट आंसर था रिलेक्टेंस की एम्पीयर टर्न प्रति वेबर, यानी एम्पीयर टर्न प्रति वेबर, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। और परमियंस का अगर पूछें तो विलोम हो जाता है वेबर प्रति एम्पीयर टर्न। तो इस प्रकार रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। अपना C जो अपना ऑप्शन है C नंबर, इसमें राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन,
वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई दोस्तों, एक फाइनल क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो कैपेसिटेंस C है, किसी अभिव्यक्ति क्या है, यानी ये बातें हमने पूरे ऊपर कवर कर ली थी। यानी ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमसे पूछा है, अगर आवेश दिया हो और वोल्टेज दी हो तो उसमें हमने बात की थी C बराबर क्या होता है, Q बराबर C/V, पहले हमने बात की थी। और अब हमसे यहाँ पर वही फॉर्मूला पूछा है, C को बाहर निकालेंगे तो C बराबर क्या होता है, Q बटा में V। किस इसमें फॉर्मूले में है, एक नंबर जो ऑप्शन है, एक नंबर जो अपना ऑप्शन है C बराबर Q बटा V, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी लगी वीडियो, क्या सुझाव है आपके, तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।